नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुशंकर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और हम पढ़ रहे थे पशु परिचर के लिए पशुपालन, जो एक महत्वपूर्ण भाग है। और 45 जो नंबर है उनका या प्रश्नों का जो आएगा वो पशुपालन से आएगा। 45 क्वेश्चन आएंगे और जिसके अपन बात करते हैं। आज का टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा बदियाकरण। कौन सा टॉपिक रहेगा? बदियाकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, बदियाकरण। बदियाकरण क्या है? तो बदियाकरण इंग्लिश में इसको कहते हैं कैस्ट्रेशन। बदियाकरण क्या है? जो नर पशु होता है उसको शुक्राणु रहित करना क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है। मतलब है जो नर पशु अपना होता है उसमें जो वर्षण होता है, वर्षण उसको निष्क्रिय कर दिया। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो नर पशु होता है उसके वर्षणों को निष्क्रिय कर देना। अगर वर्षणों को अपन निष्क्रिय कर देते हैं तो उसमें शुक्राणु निर्माण नहीं होगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि बदियाकरण क्या है? तो बदियाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नर पशु को वर्षण रहित कर देना या फिर क्या कर देना? शुक्राणु रहित कर देना क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है। तो अगर परिभाषा की अपन बात करें कि बदियाकरण क्या है, तो नर पशु को नर पशु को नर पशु को नर पशु को शुक्राणु रहित कर देना क्या कहलाएगा? बदियाकरण कहलाता है। बदियाकरण कैस्ट्रेशन, नर पशु को शुक्राणु रहित कर देना क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है। तो इस आज अपन इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं बदियाकरण की। परिभाषा आप समझ गए होंगे कि जो नर पशु होता है उस पशु को शुक्राणु रहित कर देना, या कई बार ऐसे कह सकते हैं कि वर्षण रहित कर देना। अगर वर्षण रहित कर दोगे तो उस पशु में क्या नहीं बनेंगे? शुक्राणु नहीं बनेंगे, तो अपने आप ही शुक्राणु रहित हो जाएगा। तो नर पशु को शुक्राणु रहित कर देना क्या कहलाता है? बदियाकरण या कैस्ट्रेशन कहलाता है। ये बदियाकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो बदियाकरण क्यों किया जाता है? क्या महत्व है बदियाकरण करने का? कि पशु को बदियाकरण क्यों करेंगे अपन? तो उसके पीछे दो कारण है। पशु को बदियाकरण करने के पीछे दो कारण है। तो मैं ये कह सकता हूं कि महत्व बदियाकरण करने का क्या महत्व है या क्यों किया जाता है बदियाकरण? तो अपन ये कह सकते हैं पहला कारण है जो उपद्रवी पशु होते हैं, जो उपद्रवी नर होते हैं, उनको बदियाकरण करके क्या किया जाता है? कृषि कार्यों में अपन प्रयोग कर सकते हैं। पहला कारण या पहला महत्व यह है कि बदियाकरण क्यों किया जाता है। क्योंकि जो उपद्रवी जानवर होते हैं, उपद्रवी जो पशु होते हैं, उनको बदियाकरण करके किस काम में अपन ले सकते हैं? तो कृषि के कार्यों में अपन काम में ले सकते हैं। अब तो वर्तमान समय में जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा है, तो अपने कृषि के कार्यों के लिए पशुओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कुछ समय पहले की बात करें कि विज्ञान बहुत कम था, तो उस समय अपन क्या है कि जैसे हल जोतने के लिए अपन बैलों का उपयोग किया करते थे। हल जोतने के लिए अपन किसका उपयोग किया करते थे? बैलों का उपयोग किया करते थे। ऐसे ही अपन जो गाड़ियां चलती है, जैसे अपन कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी, तो घोड़े को अपन उसमें काम में लिया करते थे। कृषि कार्यों में जैसे अपन ने कहा जो बैल होते हैं उनको काम में लेते हैं। आजकल भी अपन जो कृषि कार्य में अपन काम में लेते हैं तो ऊंट को अपन काम में लेते हैं। तो उपद्रवी जो जानवर या उपद्रवी पशु को कृषि उपद्रवी पशु को कृषि कार्यों में प्रयोग में लेना
प्रयोग में लेना। पहला कारण या पहला महत्व है कि कोई उपद्रवी पशु है तो उसको बधियाकरण करके, उपद्रवी पशु का बधियाकरण करके अपन उसको किस काम में ले सकते हैं, कृषि कार्यों के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे जुताई करना, जैसे हल जोतते हैं तो उसमें बैलों को अपन पहले काम में करते थे, ऊंटों को अपन काम में लेते थे। दूसरा अगर अपन महत्व की बात करें कि दूसरा क्या कारण है कि पशु को बधियाकरण या नर को बधियाकृत किया जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बधियाकरण करने से पशु में मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरा महत्व या दूसरा मुख्य कारण है कि पशु में मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, बधियाकरण करते हैं। तो बधियाकरण करने के महत्व मुख्य दो होते हैं। पहला अपन ने कहा उपद्रवी जो पशु होता है, उपद्रवी जो जानवर होता है उसको कृषि कार्यों में प्रयोग में ले सकते हैं। उसकी जो शक्ति होती है, जो जनन शक्ति होती है, उस जनन शक्ति को निहित करके या रहित करके अपन उसको कौन से काम में लगा सकते हैं, कृषि कार्य में काम में ले सकते हैं। जो उसकी ताकत होती है उसको कृषि कार्यों में अपन प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा जो महत्व है वो ये है पशु में मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं कि जब अपन कोई पशु होता है, नर होता है, जैसे बकरी का जो नर है अपन उसको क्या करते हैं, अपन घरों में कोई काम में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो अब उसको बधियाकरण करके या कैस्ट्रेशन उसको करके तो उसमें मांस की क्या बढ़ा सकते हैं, मात्रा। अब आप कहोगे कि उसमें मांस की मात्रा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो ये जनन क्रिया है, जो शुक्राणु निर्माण होते हैं, अगर शुक्राणु निर्माण को रहित कर देते हैं तो जो शुक्राणु बनने की जो शक्ति है बनने के बाद में, तो उससे जो जनन क्षमता है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, मांस में परिवर्तित हो जाती है, शरीर उसका बन जाता है। तो पशु में मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बधियाकरण करते हैं। तो बधियाकरण महत्व कितने हो गए, दो महत्व हो गए। पहला महत्व है उपद्रवी पशु को किसमें, कृषि कार्यों में प्रयोग में लेना, और दूसरा क्या है, पशु में मांस की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। अगली अपन बात करें कि जो बधियाकरण है वो उसकी विधियां, कैसे अपन बधियाकरण करेंगे पशु का, तो उसकी विधियों की अपन बात करते हैं। विधियों से पहले मैं आपको दो बात और बता देता हूं कि जो बधियाकरण है उसके समय की बात अपन कर लेते हैं। समय, तो बधियाकरण करने का जो समय, उपयुक्त समय माना गया है वो माना गया है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु में बधियाकरण का उपयुक्त समय है। यानी बधियाकरण, अगर प्रश्न आता है कि बधियाकरण का उपयुक्त समय कब माना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा शीत ऋतु उपयुक्त समय माना जाता है। अगर अपन बात करें कि भाई जो बड़े पशु और दो, देखो एक होते हैं बड़े पशु और एक होते हैं छोटे पशु। जैसे बड़े पशु तो अपन जैसे गाय भैंस के नर हो गए, और छोटे पशु अपन बात करें तो जैसे भेड़ और बकरी हो गई, मुर्गी हो गई। तो बड़े पशुओं में अगली बात करें, अगर मैं बात करूं कि जो बड़े पशु होते हैं, बड़े पशुओं में ये जो बधियाकरण करने की जो क्रिया है वो बड़े पशुओं में 1 से 2 वर्ष में कर देते हैं। यानी जो पशु होता है वो 1 से 2 वर्ष का हो जाता है तो ये कौन सी क्रिया कर देते हैं, बधियाकरण की क्रिया कर देते हैं। तो बड़े पशुओं के लिए तो कितने वर्ष में कर देते हैं, उपयुक्त समय रहता है 1 से 2 वर्ष। और अगली बात कहूं छोटे पशुओं में, जैसे मैं कहूं बड़े पशु कौन से, तो बड़े पशु कौन से आएंगे, जैसे अपन कहें गाय और भैंस आ जाती है। गाय और जो भैंस के नर होते हैं उनका बधियाकरण करने का जो उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है, 1 से 2 वर्ष का जब हो जाता है तो उसमें बधियाकरण कर देते हैं। छोटे पशु मतलब है, एक तो कौन मान लेते हैं, जैसे अपन कहे भेड़ और बकरी, भेड़ व बकरी,
भेड़ बकरी। तो छोटे पशुओं में बधियाकरण करने का जो समय है वो कब माना जाता है, तो वो माना जाता है 1 माह के लगभग। जब नर कितने माह का हो जाता है जन्म के बाद में, 1 माह का हो जाता है, तो उसमें कौन सी क्रिया कर देते हैं, बधियाकरण की क्रिया कर देते हैं। तो बड़े पशुओं में तो गाय या भैंस में 1 से 2 वर्ष मानते हैं समूपिक समय, और छोटे पशुओं में कितना मानते हैं, 1 माह के अंदर भेड़ बकरी जैसे हुए उसमें बधियाकरण कर देते हैं। अगली अपन बात करें तो मुख्य विधियों की बात, कि बधियाकरण, जो बधियाकरण है वो किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है, कौन सी विधि बधियाकरण करने की उपयुक्त विधि है और कौन सी विधि उपयुक्त विधि है, तो अपन पढ़ते हैं इसमें विधियों में। विधियों की अपन बात करें, विधियां तो मुख्य रूप से अपन कहें तो 3 विधियां मानी जाती है इसकी। कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है। पहली विधि की अगर मैं बात करूं तो जो पहली विधि होती है वो होती है आपकी खुली विधि। कौन सी विधि, खुली विधि। खुली, इसी को दूसरा नाम है सर्जिकल, सर्जिकल विधि, और इसी का दूसरा नाम है चीरा विधि। चीरा विधि। विधियां पढ़ रहे हैं किसकी, बधियाकरण करने की विधियां अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली विधि कौन सी आती है, खुली विधि, सर्जिकल विधि, या फिर कौन सी विधि, चीरा विधि। दूसरी जो नंबर की अपनी विधि आती है वो विधि होती है बंद विधि। बंद विधि। इसी बंद विधि का दूसरा नाम जो है वो है वैज्ञानिक विधि। इसी का दूसरा नाम क्या है, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि। और तीसरी जो अपन विधि की बात करें, तीसरी जो विधि की अपन बात करें तो जो तीसरी विधि है, एक बार इसको ऐसे कर देता हूं मैं, तीसरी जो विधि है वो विधि होती है तीसरी कौन सी, रासायनिक विधि। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, पहले 2 यहां पर लिख देता हूं, दो कौन सी हो गई, पहली विधि कौन सी है, खुली विधि, इसी का दूसरा नाम सर्जिकल, तीसरा चीरा विधि कहते हैं, और दूसरे नंबर की जो विधि कौन सी है वो है बंद विधि, वैज्ञानिक विधि। और तीसरे नंबर की मैं बात करूं, तीसरी विधि कौन सी है, तो वो विधि है कौन सी, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, ये पहली कौन सी, खुली या सर्जिकल या चीरा विधि कहते हैं। दूसरी विधि कौन सी है, बंद विधि, या इसी का नाम कौन सा है, वैज्ञानिक विधि। ये 2 तरह से काम आती है, जो बंद विधि है वो 2 तरह से काम आती है। पहले जो आती है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं इसको। एक होती है बर्डीजो कोस्टेटर, बर्डीजो कोस्टेटर, बर्डीजो कोस्टेटर द्वारा, और दूसरा है वो है एलेस्टेटर, एलेस्टेटर द्वारा। देखो दोस्तों, ये अपन पढ़ रहे हैं क्या, विधियां पढ़ रहे हैं, और किसकी विधियां पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हैं अपन बधियाकरण करने की विधियां चल रही है। बधियाकरण करने की विधियां 3 प्रकार की होती है, 3 विधियां होती है। पहली विधि मैंने बताई कौन सी, खुली विधि, जिसका दूसरा नाम सर्जिकल विधि है, इसी को अपन कहते हैं चीरा विधि कहते हैं। और अगर और भी इसका नाम अपन देखें तो इसी को कहते हैं रक्तयुक्त विधि कहते हैं। अगर ये कहें दूसरे नंबर की कौन सी है, बंद विधि, और इसी का नाम क्या है, वैज्ञानिक विधि है। ये 2 प्रकार से होती है, पहली बर्डीजो कोस्टेटर यंत्र द्वारा, या फिर किससे, एलेस्टेटर द्वारा होती है। तीसरी जो विधि है वो कौन सी विधि है, रासायनिक विधि है। इसमें रासायनिक पदार्थों को काम में लिया जाता है। हम इसमें आगे बताते हैं, एक एक विधि का अपन वर्णन करते हैं, एक एक विधि को अपन पढ़ते हैं। पहली विधि की अपन बात करते हैं, वो कौन सी विधि है, वो
खुली सर्जिकल या चीरा विधि है, जिसके अपन आगे बात करते हैं। हमने कहा पहली विधि कौन सी है? खुली विधि। इसी का दूसरा नाम कौन सा है? चीरा विधि या सर्जिकल विधि। नाम से ही पता लग गया होगा कि सर्जिकल को ही तो कहते हैं क्या? चीरा लगाना। चीर फाड़ को अपन क्या कहते हैं? सर्जिकल कहते हैं। सर्जिकल विधि या इसी को कहते हैं कौन सी? चीरा विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो पशु होता है, नर पशु होता है, उसको सीधे क्या कर दिया जाता है? सर्जिकल के द्वारा या चीरा लगाकर वर्षणों को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। यानी जो ये खुली विधि है, इसमें क्या लगाया जाता है? वर्षणों को खुली विधि में क्या किया जाता है? वर्षणों को चीरा लगाकर अलग कर दिया जाता है। अलग करना। खुली सर्जिकल या चीरा विधि में क्या कर दिया जाता है? जो वर्षण होते हैं, वर्षणों को चीरा लगाकर क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। इसी विधि को अपन कहते हैं खुली विधि, सर्जिकल विधि या चीरा विधि कहते हैं। जब ये चीरा जो लगाया जाता है वो इमेस्कुलेटर यंत्र द्वारा लगाया जाता है। चीरा जो लगाया जाता है वो कौन से यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो इमेस्कुलेटर यंत्र द्वारा चीरा लगाया जाता है। कौन से यंत्र द्वारा? इमेस्कुलेटर यंत्र द्वारा चीरा लगाया जाता है। अब आप जानते हो जब चीरा लगेगा तो इसमें क्या होगा? इस यंत्र द्वारा जब चीरा लगाया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है? रक्त प्रवाहित होता है, रक्त बाहर निकलता है। तो इस विधि में रक्त प्रवाहित होता है, बाहर निकलता है। रक्त प्रवाहित होगा। रक्त जो प्रवाहित होगा तो इस विधि में एक हानि है। वो विधि कौन सी हानि है इस विधि में? कि जो इसमें क्या होता है? पशु में संक्रमण होने की संभावना रहती है। संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। हाँ, वर्षणों को चीरा लगाकर अलग करना कौन सी विधि में आता है? सर्जिकल विधि में आता है। और जो चीरा लगाया जाता है वो कौन से यंत्र द्वारा? तो इमेस्कुलेटर द्वारा लगाया जाता है। रक्त प्रवाहित होता है। संक्रमण होने की क्या होती है? प्रबल संभावना रहती है। संक्रमण होगा तो जो पशु होता है वो इसके कई प्रकार के क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो खुली सर्जिकल विधि उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। खुली विधि, सर्जिकल विधि या चीरा विधि उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। हाँ, ये जो विधि है वो क्या की जाती है? छोटे पशुओं के लिए उपयुक्त है। छोटे पशुओं में चीरा विधि काम में आती है। छोटे पशुओं में काम में आती है। अगर अगली बात मैं करूं, छोटे पशुओं में यह आप काम में ले रहे हो तो इस खुली सर्जिकल या चीरा विधि से पशु को सर्वाधिक कष्ट होता है। पशु को क्या होता है? सर्वाधिक कष्ट होता है। सर्वाधिक कष्ट होता है। अगर किसी पशु के आप वर्षण निकालने के लिए चीरा लगा रहे हो तो उसमें क्या होता है? सर्वाधिक कष्ट होता है। किसको? पशु को सर्वाधिक कष्ट होता है। अपने कोई कांटा चुभ जाए तो ही कष्ट होता है, तो उसको तो अपन क्या कर रहे हैं? वर्षणों को ही क्या कर रहे हैं? चीरा लगाकर अलग कर रहे हैं। तो छोटे पशुओं में किया जाता है और इसमें सर्वाधिक क्या होता है? कष्ट होता है। कौन सी विधि में सर्वाधिक कष्ट होता है? तो खुली या सर्जिकल विधि में क्या होता है? पशु को सर्वाधिक कष्ट होता है। ये विधि अपनी कौन सी थी? खुली सर्जिकल या चीरा विधि होती है। अगली अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे आपने देखी थी
कौन सी विधि? तो उस विधि को कहते हैं अपन बंद विधि, बंद विधि, और इसी को अपन कहते हैं वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। अगर मैं वैज्ञानिक विधि या बंद विधि, अब वैज्ञानिक विधि है तो उपयुक्त है कि नहीं है? वैज्ञानिक अपने आप में है, वैज्ञानिक विधि है तो अपने आप में ये क्या है? सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? यानी बंधीकरण की सबसे जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी मानी जाएगी? बंद विधि। और हमने कहा जो बंद विधि होती है वो दो भागों में बटी होती है। एक जो होती है कौन सी होती है? वो होती है बर्डीजो, बर्डीजो कोस्टेटर, कोस्टेटर द्वारा। ये यंत्र होता है एक बर्डीजो कोस्टेटर यंत्र द्वारा। और दूसरी जो काम में लेते अपन वो होती है इलेस्टेटर, एलेस्टेटर कहते हैं इसको ना, एलेस्टेटर, एलेस्टेटर द्वारा। अब देखो कि बंद विधि या वैज्ञानिक जो विधि होती है वो लेते हैं बर्डीजो कोस्टेटर द्वारा या एलेस्टेटर द्वारा। एक बार जैसे अपन कहें कि बंधीकरण इससे कैसे किया जाएगा, तो ये वर्षण है। जैसे ये क्या है? वर्षण है। वर्षण से दो कोशिकाएं जुड़ी होती है। वर्षण से कितनी कोशिकाएं जुड़ी होती है? दो कोशिकाएं जुड़ी होती है। जैसे इस वर्षण में दो कोशिकाएं आती है, इस वर्षण में दो कोशिकाएं आती है। तो इसे कोशिका को अपन नाम देते हैं स्पर्मेटिक कोशिका, स्पर्मेटिक कोशिका या सेल्स। और ये जो कोशिका होती है वो होती है शुक्र जनन, शुक्र जनन, शुक्र जनन होती है। हमने कहा ये वर्षण होते हैं पशु के, तो इन पशु जो वर्षण होते हैं, वर्षण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखना बंधीकरण इन यंत्रों के द्वारा कैसे किया जाता है। तो ये स्पर्मेटिक कोशिका है। अब स्पर्मेटिक कोशिका का काम क्या होता है कि वर्षण को क्या प्रदान करना? भोजन प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, रक्त प्रदान करना। जो स्पर्मेटिक कोशिका है उसका काम क्या होता है? वर्षण को क्या प्रदान करना होता है? भोजन, ऑक्सीजन और रक्त प्रवाहित करना होता है, ताकि जो ये वर्षण है वो किसका निर्माण कर सके? शुक्राणु का निर्माण कर सके। किसका निर्माण कर सके? शुक्राणु का निर्माण कर सके। अब यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हो गया। और ये जो शुक्र, ये इधर भी यही है ना, स्पर्मेटिक कोशिका और एक शुक्र जनन कोशिका। ये दो दो जोड़ी होती है, तो एक जोड़ी शुक्र स्पर्मेटिक कोशिका हो गई और एक हो गई कौन सी? शुक्र जनन। तो स्पर्मेटिक कोशिका का काम क्या? भोजन प्रवाहित करना, ऑक्सीजन देना और रक्त देना। किसको? वर्षण को देना। अब ये वर्षण है शुक्राणु का निर्माण करेगा और इस शुक्र जनन कोशिका के द्वारा ये क्या होते हैं? बाहर की ओर क्या होते हैं? शुक्राणु जाते हैं। अब हमने कहा कौन सा यंत्र यहाँ पर? बर्डीजो कोस्टेटर के द्वारा। बर्डीजो कोस्टेटर के द्वारा एक जो अपना पलास होता है ना, पलास जो अपन काम में लेते हैं डोरी वो करने के, वो जो यंत्र इसमें विद्युत के यंत्रों में काम में लेते हैं पलास, तो उस पलास के जैसा एक यंत्र होता है बर्डीजो कोस्टेटर। इस बर्डीजो कोस्टेटर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसे ये कोशिकाएं होती है उनको पिचका दिया जाता है या इसको दबा दिया जाता है। अब जैसे ही इनको दबा दिया जाता है तो देखो स्पर्मेटिक कोशिका है ये दब गई, तो वर्षण में क्या नहीं आया? भोजन नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं आया, रक्त नहीं आया। तो क्या ये वर्षण है शुक्राणु बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और नहीं बना पाएंगे तो ये क्या शुक्र जनन में जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी विधि को अपन कहते हैं बंद विधि या वैज्ञानिक विधि, जो जिसके द्वारा, किसके द्वारा? बर्डीजो कोस्टेटर के द्वारा की जाती है। ये एक यंत्र होता है पलास के द्वारा बर्डीजो, जिसको इस नलिकाओं को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु बनने की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जैसे मैंने इसमें बता रखा है वैसे क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ये विधि आपकी कहलाती है बर्डीजो कोस्टेटर द्वारा।
अगली बात अपन करें एलेस्टेटर द्वारा। अभी एलेस्टेटर यंत्र जो होता है, यानी एलेस्टेटर यंत्र क्या होता है, एक रबर का छल्ला होता है। इसका छल्ला होता है रबर का छल्ला। क्या होता है, रबर का छल्ला होता है। इस रबर के छल्ले को इस जो पशु होता है, जिस पशु का आपको क्या करना है, बधियाकरण करना है, उस पशु के वषणों पे चढ़ाकर उस पशु के क्या किया जाता है, वषणों पर चढ़ा दिया जाता है। इसे पहना कर चढ़ा दिया जाता है यूं, और फिर जो ये रबर का छल्ला होता है, ये यहां से इसको क्या कर देता है, इन कोशिकाओं को क्या कर देता है, दबा देता है। स्वयं ब्रेडियोकोस्टेट के द्वारा होती है। इसमें इस रबर के छल्ले को चढ़ाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, दबाया जाता है। तो इस छल्ले को चढ़ाने पर ना तो भोजन O2 जो रक्त है वो वषण तक आता है, नहीं क्या होगा, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ना ही क्या होगा, शुक्र जनन या जनन की क्रिया होगी। तो पशु क्या हो जाता है, बदिया करते हो जाता है। तो ये दो विधियां थी बंद विधि या वैज्ञानिक विधि में, एक ब्रेडियोकोस्टेटर के द्वारा और एक होता है एलेस्टेटर। ये एक रबर का क्या आता है, छल्ला आता है। ब्रेडियोकोस्टेटर में इन कोशिकाओं को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। एक स्पर्मेटिक कोशिका जिसका कार्य क्या होता है, भोजन, ऑक्सीजन और रक्त को कहां तक लेकर आना, वर्षण तक लेकर आना, और वर्षण इनके माध्यम से क्या बनाता है, शुक्राणु, और शुक्राणु निर्माण होने के बाद में वो जो आता है वो शुक्र जनन के द्वारा आता है। जब ये दब गई, पिचक गई, तो पिचकने के बाद में इसमें क्या नहीं होगा, भोजन, रक्त नहीं आएगा, तो ये शुक्राणु बनने की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और हमने यही कहा था कि नर में शुक्राणु बनने की क्रिया को बंद कर देना ही क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। इसमें ब्रेडियोकोस्टेट यंत्र काम में लेते हैं, और ये जो होता है वो रबर के छल्ला चढ़ाकर उसको क्या कर दिया जाता है, शुक्राणु विहीन बना दिया जाता है। ये दो इसमें विधियां होगी, इसी को अपन नाम देते हैं बंद विधि या वैज्ञानिक विधि। हम बात करें तो सबसे उपयुक्त विधि है ये वैज्ञानिक विधि, इसीलिए इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि। और ये जो विधि काम में आती है वो कौन से पशुओं में आती है, तो ये बड़े पशुओं में काम में लेते हैं, बड़े पशुओं में काम में लेते हैं, बड़े पशुओं में काम में लेते हैं। ये दो विधियां आपकी हो गई, बंद विधि, वैज्ञानिक विधि। अगली बात अपन करें तो वो थी कौन सी आपकी विधि, रासायनिक विधि। कौन सी विधि है, रासायनिक विधि। और रासायनिक जो विधि है इसमें अपन क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों को काम में लेते हैं। कौन से पदार्थों को काम में लेते हैं, रासायनिक पदार्थों को। तो इस विधि में क्या किया जाता है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग, रासायनिक पदार्थों का उपयोग, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और वही विधि क्या कहलाती है, रासायनिक विधि कहलाती है। ये जो विधि होती है ना रासायनिक विधि, इसमें क्या किया जाता है, रासायनिक पदार्थों को काम में लिया जाता है। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मैं बात करूं, एक टेबलेट आती है स्टील बेस्ट्रोल, स्टील बेस्ट्रोल जो टेबलेट आती है उसको अपने किसमें, मुर्गियों में या मुर्गों में काम में लेते हैं, मुर्गों में। तो रासायनिक विधि में क्या, स्टील बेस्ट्रोल जो टेबलेट आती है उसको काम में लेते हैं, और किस में लेते हैं, मुर्गों में काम में लेते हैं। यही विधि कौन सी है, रासायनिक विधि कहलाती है। हाँ, अगली अपन बात करें तो ये तीन विधियां आपने पढ़ी है। पहली कौन सी विधि है, पहली आपने खुली विधि, इसी का नाम क्या था, चीरा विधि, सर्जिकल विधि। दूसरी विधि आपने पढ़ी है कौन सी, बंद विधि, और इसी का दूसरा नाम अपन ने कहा क्या था, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में दो प्रकार पढ़े आपने, ब्रेडियोकोस्टेटर के द्वारा। हाँ, ब्रेडियोकोस्टेटर और जो एलेस्टेटर विधि, इसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रक्त विहीन विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, रक्त विहीन विधि, रक्त विहीन विधि भी इसका क्या नाम है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता है, संक्रमण का खतरा नहीं रहता है।
ये बात अपन ने कही कि बदियाकरण है। अब एक अगली बात है कि बदियाकरण और नसबंदी में क्या फर्क है। एक आपका होता है कौन है, बदियाकरण। अब बदियाकरण आपने पढ़ लिया तो बदियाकरण है, और एक होता है नसबंदी। नसबंदी, तो बदियाकरण और नसबंदी में क्या अंतर है। तो बदियाकरण में तो आपने देखा कि भाई जो ये वर्षण है, ये वर्षण है, इसमें स्पर्मेटिक कोशिका और एक सुसर्जन कोशिका आती है, यूं अपने ये चलती है। स्पर्मेटिक जो कोशिका होती है, यहां पर इन दोनों को आप क्या कर देते हो, बदियाकरण में टिचका देते हैं, तो इसमें शुक्राणु बनते ही नहीं है। इसमें क्या नहीं होते, शुक्राणु बनते नहीं है। लेकिन इस नसबंदी में क्या किया जाता है कि जो ये आपके वर्षण होते हैं पशु के, क्या होते हैं, वर्षण होते हैं पशु के, क्या होते हैं, वर्षण होते हैं। ये स्पर्मेटिक कोशिका, ये शुक्रजनन कोशिका, ये स्पर्मेटिक कोशिका, ये शुक्रजनन कोशिका। स्पर्मेटिक कोशिका इसको कहते हैं कौन सी कोशिका, स्पर्मेटिक, स्पर्मेटिक कोशिका। तो ये स्पर्मेटिक कोशिका क्या लेकर आती है, हम कहते हैं ऑक्सीजन लेकर आती है। क्या लेकर आती है, रक्त लेकर आती है। क्या लेकर आती है, भोजन का परिवहन करती है, और इसमें क्या हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये शुक्राणु का निर्माण तो होता है, लेकिन इस जो अगली है कौन सी कोशिका, शुक्रजनन, कौन सी कोशिका, शुक्रजनन जो कोशिका होती है, उसको यहाँ पर बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है, तो यही कहलाती है नसबंदी। नसबंदी और बदियाकरण में मुख्य अंतर यही है कि बदियाकरण में शुक्राणु बनने ही नहीं देते, बदियाकरण में शुक्राणु बनते ही नहीं, लेकिन नसबंदी में शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन वो प्रवाहित नहीं होते, वो जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। वही क्या कहलाता है, नसबंदी कहलाता है। तो नसबंदी का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो नसबंदी जो होती है उसका उपयोग, जैसे अपन कहें प्रोढ़ सांड या नसबंदी किया हुआ प्रोढ़ सांड, नसबंदी, नसबंदी किया हुआ प्रोढ़ सांड क्या कहलाता है, टीजर बुल कहलाता है। क्या कहलाता है, टीजर बुल, टीजर बुल कहलाता है। नसबंदी किया हुआ, या ध्यान देना, नसबंदी, बदियाकरण नहीं है, बदियाकरण नहीं है, बदियाकरण करोगे तो दूसरा कहलाता है, लेकिन नसबंदी किया हुआ प्रौढ़ सांड क्या कहलाता है, टीजर बुल कहलाता है। इस जो टीजर बुल है ना, इस टीजर बुल का उपयोग कहां पर किया जाता है, क्यों टीजर बुल की आवश्यकता होती है, तो जैसे अपने गौशालाएं होती है या कहीं डेयरी फार्म होते हैं, तो वहां पर क्या होती है, गायें अधिक होती है। क्या होती है, गायें अधिक होती है। अब गायें जहां पर अधिक हो गई, जैसे कोई गौशाला है, यूं है ना, इसमें गायें खूब है, क्या है, गायें अधिक होती है, तो गौशाला या जो डेयरी फार्म होते हैं वहां पर गायें अधिक रखते हैं, तो गायें अधिक होने के कारण अब वहां पर जो देख रेख करता है उसको ये पता नहीं लग पाता कि भाई कौन सी गाय मद में है, कौन सी गाय मद में है, या कौन सी गाय हीट पीरियड में है, हीट पीरियड में है, तो उसको पता नहीं लग पाता कि कौन, अब हजारों की संख्या 100-200 गायें होंगी, तो वहां पर उस धनी को ध्यान रखने में दिक्कत आ जाती है कि कौन सी गाय बोल रही है और कौन सी गाय मद में है कि नहीं है, तो ये पता नहीं लग पाता उसको। तो वो क्या करता है, उन गायों के हीट का पता लगाने के लिए या मद काल का पता लगाने के लिए क्या करता है, 10:1 यानी 10 गायों पर एक किसको रखता है, टीजर बुल को रखता है, यानी नसबंदी किए हुए प्रौढ़ सांड को रखता है। कितनी गायों पर, 10:1 का अनुपात रखते हैं कि 10 गायों पर एक टीजर बुल को रखा जाता है। तो टीजर बुल, अब ये टीजर बुल क्या करता है कि इसमें देखो, टीजर बुल का मतलब नसबंदी, और नसबंदी किया हुआ मतलब शुक्राणु तो बढ़ेंगे लेकिन वो जनन क्रिया में भाग नहीं लेंगे, और ऐसे गायों के बीच में टीजर बुल को रखेंगे, टीजर बुल को रखेंगे तो वो क्या करता है, अब जो टीजर बुल होता है ना, हमने कहा यहाँ पर 10 गायों पर एक टीजर बुल, उस टीजर बुल के जो छाती होती है उस पर नीली स्याही लगा देते हैं। कैसी स्याही लगा देते हैं, नीली स्याही लगा देते हैं।
क्यों? क्योंकि ये पता करने के लिए क्योंकि कौन सी गाय मद में है। अब नीली स्याही लगा देंगे तो वो जो नर है, वो जो टीजर बुल है, वो अगर जो कोई गाय मद में है उस गाय के ऊपर जाएगा तो जो स्याही उसकी छाती पर लगी थी वो गाय के पुट्टों पर लग जाती है। तो उस धनी को ये पता लग जाता है कि भाई अगर इससे जो गाय है इस पर ये जो नर है, ये टीजर बुल है, वो आया है तो वो गाय किस में आती है? मद में है। इसका उसको पता लग जाता है। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात अपन करें, इधर तो मैं लिख रहा हूं जानवर और इधर है बदिया करत नर। बदिया करत नर, जैसे हम कहें कि जो भैंस और जानवर, जैसे गाय और भैंस है तो गाय और बान करने अपन कह सकते हैं सांड, या नर कह सकते हैं गाय और भैंस में नर मान लो, गाय भैंस का नर, गाय भैंस के नर को बदिया कट कर दिया जाता है तो उसको बदिया कट नर को कहते हैं बुल्लक। क्या कहते हैं? बुल्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्लक। ऐसे ही भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी के नर को बदिया कट कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं विड्डर। क्या कहते हैं? विड्डर कहते हैं। ऐसे ही मुर्गी को नर को या मुर्गे को बदिया कट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है केपन। क्या कहलाता है? केपन। यानी मुर्गी का जो नर है उसको बदिया कट कर देंगे तो क्रिया कहलाती है केपन कहलाता है। भेड़ बकरी का जो नर है उसको बदिया कट कर देते हैं तो बदिया कट नर क्या कहलाता है? विड्डर कहलाता है। और भैंस का जो होता है वो क्या होता है? बुल्लक। अगर अपन सुअर की बात करें, सुअर के नर को बदिया कट कर देते हैं तो उसको कहते हैं होग या स्टेग। होग या क्या कहते हैं? स्टेग कहते हैं। ये जानवर या गाय व भैंस का नर बदिया कट नर क्या कहलाता है? बुल्लक कहलाता है। भेड़ व बकरी का जो क्या कहलाएगा? विड्डर कहलाता है। मुर्गे जो नर है उसको बदिया कट कर देते तो क्या कहलाता है? केपन। सुअर का जो बदिया कट नर कहलाता है वो हो गया क्या कहलाता है? स्टेग कहलाता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। ये अपना आज का क्या था? टॉपिक था। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं? रिपीट कर देता हूं। पहली बात अपन आज पढ़ रहे हैं कौन सा? बदियाकरण। इसको कहते हैं कैस्ट्रेशन। नर पशु को शुक्राणु रहित करना क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है। महत्व क्यों किया जाता है? तो हमने कहा कि उपद्रवी पशु को कृषि कार्य में अगर आपको काम में लेना है तो उसको क्या कर दो? बदियाकृत कर दो। पशु में किसकी मात्रा बढ़ाने के लिए? मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बदियाकरण किया जाता है। समय कौन सा है? शीत ऋतु में उपयुक्त समय माना जाता है। बड़े पशुओं में 1-2, यानी ये कब किया जाता है? पशुओं में कब? तो बड़े पशुओं में तो ये गाय भैंस में तो पशु कितने साल का हो जाता है? वर्ष का हो जाता है। 1 से 2 वर्ष का हो जाता है तो ये क्रिया कर देते हैं। और छोटे पशुओं में जैसे भेड़ और कौन है? बकरी है, तो ये कर देते हैं कब? 1 माह के बाद में कर देते हैं। अगली बात करें विधियों की, अपन ने कही खुली विधि, सर्जिकल इसको विधि कहते हैं, चीरा विधि इसको कहते हैं। बंद विधि 2 प्रकार की, यानी बंद विधि या वैज्ञानिक विधि, और इसी को कहते हैं रक्त विहीन विधि, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाहित नहीं होता है। बिना रक्त बहे ही ये विधि काम में आ जाती है। एक होती है बर्डीजो कोस्टेटर द्वारा और एक होती है एलेस्टेटर द्वारा। ये एक रबर का क्या माना जाता है? छल्ला होता